हेलो एवरीवन, आज हम सभी लोग वाटसन क्रिक डीएनए मॉडल पर डिस्कस करेंगे। और डीएनए की एक द्विकुंडली संरचना क्या होती है या वाटसन क्रिक डीएनए मॉडल क्या है, इस पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि वाटसन क्रिक डीएनए मॉडल है क्या। देखिए, जनरली अगर हम किसी भी यूकैरियोटिक डीएनए की बात करें, यानी मनुष्य के कोशिका के अंदर पाया जाने वाले डीएनए या ब्रह्मांड में पाए जाने वाले किसी भी डीएनए की बात करें जो एक यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता हो, तो उसकी संरचना के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने एक साथ मिलकर एक विशेष प्रकार के डीएनए खंड की डिस्कवरी की है, जिसे आज हम वाटसन क्रिक डीएनए या यूकैरियोटिक कोशिका के द्विकुंडलित डीएनए कहते हैं। आज के इस वीडियो सेगमेंट में, इस वीडियो लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि वाटसन क्रिक डीएनए क्या होता है और इस वाटसन क्रिक डीएनए की संरचना कैसे होती है। बोर्ड एग्जाम का क्लास 12 की दृष्टि से 5 नंबर के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और हम इस पर डिस्कस करेंगे कि वाटसन क्रिक डीएनए क्या है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वाटसन क्रिक डीएनए की डिस्कवरी किसने की है। तो या इन वाटसन क्रिक डीएनए नाम से क्लियर है कि यहाँ पर दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है वाटसन और दूसरे का नाम है क्रिक, जिनके नाम के आधार पर इस डीएनए को वाटसन क्रिक डीएनए कहा जा रहा है। बट यहाँ पर वाटसन क्रिक डीएनए या डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज 5 वैज्ञानिकों ने मिलकर एक साथ किया था। इसमें से पहले वैज्ञानिक इरविन सारगेव हैं, दूसरे वैज्ञानिक रोजालिंड फ्रैंकलिन किलर, तीसरे वैज्ञानिक मॉरिस विल्किंस और चौथे वैज्ञानिक जेम्स वाटसन और पांचवें वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक हैं। एक बार दोबारा सुनेंगे, इरविन सारगेव, विल्किंस, फ्रैंकलिन, क्रिक और वाटसन, इन 5 वैज्ञानिकों ने मिलकर सन 1953 में इस द्विकुंडलित डीएनए की संरचना की डिस्कवरी की थी और इसी कार्य के लिए वाटसन और क्रिक को 1962 में नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी यह वाटसन क्रिक डीएनए मॉडल है। अब हम आते हैं, ये देख लेते हैं कि एक द्विकुंडलित डीएनए या वाटसन क्रिक डीएनए की संरचना कैसे होती है, इस पर कौन कौन सी विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं। सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि जितने भी यूकैरियोटिक कोशिका के डीएनए का स्ट्रक्चर होता है या यूकैरियोटिक कोशिका के डीएनए की संरचना 2 कुंडलों में बना होता है। पहला कुंडलन बाहर की तरफ होता है, दिस इज द फर्स्ट स्टैंड, ये पहला कुंडलन है, एंड दिस इज द सेकंड स्टैंड, ये दूसरा कुंडलन होता है। एक एक बातों को क्लियर करते चलेंगे। पहली बात ये बताई कि एक डीएनए में 2 कुंडलन पाए जाते हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में पाया जाता है। फिर उन्होंने डीएनए की जब एक केमिकल स्ट्रक्चर या रासायनिक संरचना बताई तो ये बताया कि बाहर की तरफ, देखिए मैंने डायग्राम बना रखा है, बाहर की तरफ फास्फेट होगा, देन उनके अंदर की तरफ एक पेंटोज शुगर पाई जाएगी, देन उसके अंदर की तरफ एक नाइट्रोजनस बेस यानी नाइट्रोजनी क्षार पाया जाएगा। वैसे डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाया जाते हैं, जिसे एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन कहते हैं। तो एक नाइट्रोजनी क्षार, एक पेंटोज फास्फेट शुगर यानी एक फास्फेट, एक पेंटोज शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस, देन उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। देन दूसरी तरफ के डीएनए में बाहर की तरफ नाइट्रोजनस बेस, देन पेंटोज शुगर और देन फास्फेट ग्रुप पाया जाएगा। मतलब ये है कि अगर बात करें बाहर तो फास्फेट होगा, अगर बात करें दूसरी तरफ बाहर तो फास्फेट होगा, देन इसके अंदर पेंटोज शुगर होगा, देन उसके अंदर नाइट्रोजनस बेस पाया जाएगा। फिर उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, जैसे एडेनिन थाइमिन के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड और थाइमिन एडेनिन के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। देन उसके बाद फिर पेंटोज शुगर होगी और फिर फास्फेट ग्रुप पाया जाएगा। यानी डीएनए की केमिकल कंपोजिशन की संरचना कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। और आगे चलते हैं, वाटसन क्रिक ने कुछ विशिष्ट बातें द्विकुंडलित डीएनए के लिए बताई हैं, उन विशिष्ट बातों पर हम डिस्कस करेंगे। जो मुख्य रूप से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विकुंडलित डीएनए की क्या विशिष्टता है, वाटसन क्रिक के अनुसार इसकी विशिष्टता का उल्लेख करें। तो पहली बात आपको क्लियर हो गई होगी कि बाहर फास्फेट पाया जाएगा, उसके अंदर पेंटोज शुगर और आंतरिक भाग में नाइट्रोजनस बेस पाए जाएंगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे। अब डीएनए पर आते हैं। सबसे पहली बात वाटसन और क्रिक ने बताई कि डीएनए का जो दोनों हेलिक्स होगा, यह हेलिक्स 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित होगा। यानी मान लेते हैं कि ये पहला हेलिक्स डीएनए का और ये दूसरा हेलिक्स, तो इन दोनों के मध्य की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम या 20 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके मध्य की सीमियन रेखा, एक मध्य रेखा से दूरी, यानी एक रेखा से अगर डीएनए की माप की लंबाई को हम मापे तो वह 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित होता है। दोनों हेलिक्स के मध्य में 20 एंगस्ट्रॉम, जबकि एक रेखा से एक हेलिक्स की दूरी 10 एंगस्ट्रॉम होती है।
दूसरी बात ये बताई कि डीएनए जो भी होता है वह एक कुंडलित संरचना होता है जो हमेशा लेफ्ट हैंडेड कुंडलित होता है। यानी अगर डीएनए की संरचना को देखें तो हमेशा लेफ्ट हैंडेड घुमा हुआ होता है और प्रत्येक डीएनए का एक कुंडलन 180 डिग्री पर होता है। यानी एक डीएनए हमेशा वामावर्त घूमकर 180 डिग्री पर घुमा होता है। इसके अलावा उस 180 डिग्री की अगर हम पूरी दूरी या डिस्टेंस को माप करते हैं एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में, तो एक सूक्ष्मदर्शीय संरचना में 180 डिग्री की पूरी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होते हैं। एक बार दोबारा सुनेंगे। वाटसन क्रिक ने बताया कि डीएनए की संरचना वामावर्त कुंडलित होती है, एक कुंडलन 180 डिग्री पर होता है। अगर हम 180 डिग्री की बात करें तो दिस इज द कंप्लीट फर्स्ट स्टैंड ऑफ डीएनए, देन द कंप्लीट 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री पर यह डीएनए कंप्लीट स्टैंड होता है। जिसे हम 180 डिग्री की पूरी दूरी को निकाले तो यह बताया गया कि 34 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके अलावा अगली बात वाटसन क्रिक ने यह बताई कि एक डीएनए में एक नाइट्रोजनी क्षार से दूसरे नाइट्रोजनी क्षार की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होते हैं। फाइनली एक बात इन्होंने ये बताई थी कि कभी भी डीएनए का जो स्टैंड है ये अगर पहला भाग यानी तीसरा फास्फेट ग्रुप स्टार्ट होता है तो वह फाइनली जाकर पांचवें फास्फेट ग्रुप पर समाप्त होता है। जबकि अगर पहला स्टैंड तीसरे पर स्टार्ट होगा तो उसका विपरीत पांचवा फास्फेट ग्रुप होता है जो फाइनली तीसरे फास्फेट ग्रुप पर स्टार्ट होता है। वाटसन क्रिक ने बताया कि डीएनए का जो 3' स्टैंड होता है वह 5' पर समाप्त होता है, जबकि जो 5' स्टैंड होता है वह फाइनली 3' पर समाप्त होता है। यानी 3' to 5' एंड 5' to 3' फास्फेट ग्रुप का एक विशेष संरचना या स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसके अलावा कुछ बातें और बताई थी वाटसन और क्रिक ने। अगली बात यह बताई थी कि एडेनिन इज ऑलवेज पेयर विद थायमिन। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ा होता है विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा, जबकि ग्वानिन ऑलवेज पेयर विद साइटोसिन। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ा होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। या आप दोबारा सुनेंगे, एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है जबकि ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है। एडेनिन थायमिन के मध्य 2 हाइड्रोजन बंध जबकि ग्वानिन साइटोसिन के मध्य ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और बताई है वाटसन क्रिक ने कि एक डीएनए में जितना फास्फेट पाया जाएगा उतनी पेंटोज शर्कराएं पाई जाती हैं और उतने ही नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। यानी फास्फेट ग्रुप 2 होंगे, पेंटोज शर्कराएं 2 होंगी, जबकि नाइट्रोजनस उसी भाग में 2 एक फर्स्ट स्ट्रक्चर पर फर्स्ट टाइप और एक दूसरी तरफ पाए जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और बताई है कि एक हेलिक्स में डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारों की संख्या 10 होती है। प्रत्येक डीएनए के अंदर एक सामान्य डीएनए में 10 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ वाटसन क्रिक डीएनए। पूरी बातों को मैं एक साथ रिवाइज कर देता हूं, आप अच्छे से समझेंगे। वाटसन क्रिक डीएनए की खोज सार्गे, विल्किंस, फ्रैंकलिन, वाटसन इन 5 वैज्ञानिकों ने मिलकर 1953 में किया था और इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल प्राइज 1962 में दिया गया। इन्होंने कुछ बातें बताई हैं। पहली विशिष्टता डीएनए की क्या है, दोनों हेलिक्स अलग अलग होंगे जिनकी दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होगी। एक सीमियन रेखा के मध्य में इस वाटसन क्रिक डीएनए के बीच 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। बाहर की तरफ फास्फेट, अंदर की तरफ पेंटोज शुगर और उसके अंदर नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। यहीं पर बताया कि जितना फास्फेट उतनी पेंटोज शुगर और उतने नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में पाए जाते हैं। अगली बात बताई कि एक हेलिक्स की जो कंप्लीट कोण बनेगा यानी दूरी होगी वह 180 डिग्री, जबकि उसके बीच की जो डिस्टेंस है वह 34 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए में मेजर और माइनर ग्रुप 2 स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, जिसमें 3' हमेशा 5' पर और 5' हमेशा 3' यानी तीसरा फास्फेट 5वें पर और 5वां फास्फेट हमेशा तीसरे फास्फेट पर समाप्त होता है। इसके अलावा लास्ट बात ये बताई कि एडेनिन थायमिन के साथ पेयर करता है जबकि ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयर करता है। जितना एडेनिन होगा उतना थायमिन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना साइटोसिन होगा। पहला एडेनिन थायमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा और दूसरा ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। तो मैं समझ सकता हूं कि आपको वाटसन क्रिक डीएनए मॉडल अच्छे से समझ में आगे होगा और इसे आप अच्छे से बिट डायग्राम या डायग्राम भी बनाना अति आवश्यक है जिसे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।